तो कल हमने वैदिक कालीन व्यवस्था को देखा। हाँ जी, ओके। एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन है, जो मैंने पढ़ाया नहीं अभी। अब वैदिक काल के बाद अगला टॉपिक है भी वही, और तुम लोगों को क्वेश्चन भी वहीं से ज्यादा मिलेंगे। फिर भी वैदिक काल, जैन, बौद्ध, मौर्य और गुप्त, ये महत्वपूर्ण है। अब चूंकि प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन 1857 की क्रांति से और राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक बार कहीं भी सरसरी तौर पर देख जाओ। किसे? 1857 की क्रांति को और राष्ट्रीय आंदोलन को। तो अब चूंकि मैं आपको एक बार वैदिक काल करा दूं, फिर हम डायरेक्ट ही आधुनिक भारत में आएंगे, मध्यकाल को बाद में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, मैंने कोशिश यही की है कि आप लोग जो हैं उनके एग्जाम ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक का पीछे नहीं छूटे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेक्शन है ना। तो उसमें एक एक बूंद से घड़ा भरेगा। एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना होगा, उसे समझना भी होगा, याद भी करना होगा। इसलिए आजकल SI की RS की तैयारी 6 महीने वाली तो रही नहीं, वो तो कोई जमाने में थी भी नहीं। RS की SI की तैयारी के लिए कम से कम 1.5 साल से 2 साल का समय चाहिए। यह है सच सिलेक्शन के लिए तो। और परीक्षा देने के लिए तो 5 दिन भी बहुत है भाई। परीक्षा देनी, लगातार परीक्षा देनी, और परीक्षा देने के लिए 5-5 दिन पढ़ाई बहुत है। लेकिन सिलेक्शन के लिए 1.5 से 2 साल की तैयारी जरूरी है, कम से कम 1.5, चाहे कोई कितना भी धुरंधर हो। चार महीने ऐसा होता नहीं है, 4 महीने में एक सब्जेक्ट पूरा नहीं होता। देखो, मैं बता दूं कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, उस साल मैंने प्री की तैयारी सिर्फ 2 दिन की थी, मेंस की तैयारी 2 माह की थी। ये सच है। 2 डे प्री और ये मेंस की। लेकिन सत्य क्या है? सत्य वो है कि इससे पहले मैं कई साल तक लगातार पढ़ चुका था। अब जैसे मान लो कल मैं परीक्षा में बैठूं, RS वाले में, प्री में, तो मेरे को तो 2 घंटे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, प्री तो हो जाएगा। तो लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं, मैंने तो बिना पढ़े ही पास कर लिया, ये न्याय नहीं है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो 10 साल पढ़ रखा है ना, वो नॉलेज काम आएगा। इसलिए भले ही उन्होंने जिस समय सिलेक्शन हुआ, मैडम का सिलेक्शन हुआ है क्या, तो तो इसलिए वो भले उस समय 4 महीने पढ़ी हैं, लेकिन जब उन्होंने तैयारी शुरू की थी तब 3 साल का पता ही नहीं था कि वो कहाँ गए। ये सच है, यही सच है। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग यदि रणनीति बनाओगे, मैं उन विद्यार्थियों को सावधान करना चाहता हूं जो ये बहुत सरल ले लेते हैं। जैसे RS में आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है या नहीं, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है नहीं, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है नहीं, विज्ञान पढ़नी पड़ती है नहीं, इसके बाद में रीजनिंग भी है। चलो मैं रीजनिंग को छोड़ भी दूं, मान लो, इसके बाद भी राजस्थान का भूगोल भी है, राजस्थान का इतिहास भी है, राजस्थान का कल्चर भी है, कला संस्कृति और पॉलिटी भी है।
इसके अलावा करंट भी है या नहीं? अब मैं प्री की बात कर रहा हूं, प्री की ओनली, प्री में अब यदि इनको अपन पढ़ने की कोशिश करें तो 15-15 दिन तो कम से कम दोगे ही दोगे। 15 दिन में तो हालांकि मेरी हिस्ट्री में है ना 15 चैप्टर भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं बहुत धुरंधर व्यक्ति के लिए रिवीजन के लिए 15-15 दिन भी दूं तो कितने दिन हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 हो गए। दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 को 15 दिन भी देंगे, 5 महीने तो ही हो गया। इससे ज्यादा तो कोई धुरंधर हो नहीं सकता, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल। और ये बात रिवीजन की है दोस्तों। क्या तुम सच में 15 दिन में हिस्ट्री के टॉपिक प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, अरे रीड भी नहीं कर सकते? पढ़ने की बात तो छोड़ो, ये प्रैक्टिकल बात है। मैं आप लोगों को उस धरातल पर खड़ा करना चाहता हूं जहां सिर्फ सिलेक्शन की ओर दिशा जाती है। इसलिए आप में कोई विद्यार्थी यदि ये सोचता है कि अरे यार अभी तो लापरवाही में टाइम बिता देंगे, हम जब परीक्षा आएगी ना अपने वाली परीक्षा देंगे, ऐसा ही कि तो 5 महीने में तो एकदम रगड़ के रख देंगे, कुछ नहीं होगा तुमसे, कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा ही में तो इनके साथ साथ ये तो आधा बाप है, मां तो बाकी है। 5 महीने 6 महीने इसको भी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? इसलिए मैं सच कह रहा हूं, सिलेक्शन करवाने के लिए 1.5 से 2 साल चाहिए, यही सत्य है। खैर इसमें तो ताली बजाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज उस जगह से अपने विचारों को हटा दें कि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो देखना साल भर में सब कुछ पढ़ करके रख देंगे। नहीं, तुम कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, ईश्वर से विशेष आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति नहीं हो। तुम भी मेरी तरह साधारण घर में उत्पन्न एक साधारण से व्यक्ति हो, जिनकी बुद्धि कम नहीं है किसी से, लेकिन भगवान के माँ के पेट से तो तुम सीख करके आए नहीं। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सीख के आए हो तो बता दो, यही सीखना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। और तो और यदि एक एक बार इनको रीडिंग करेंगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक एक सब्जेक्ट को 5-5 6-6 बार नोट्स में लाइनें लाल पेन की घसीटे मारेंगे ना, तब जाकर के वो बस में आएंगे। तो पढ़ना पड़ता है, 5-5 6-6 बार रिवीजन करना पड़ता है, इसलिए समय चाहिए। आप लोग यदि सोचते हैं कि हम तो ब्रिलियंट लोग हैं, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो देखना 6 महीने में वो पढ़ाई कर लेंगे कि बस सीधा टॉपर ही बनेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लास्ट में हताश हो जाओगे, कोर्स बस में नहीं आएगा और अंत में डिमोरलाइज होकर के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, ये हताशा, उसमें सुसाइड भले ही कर जाओ और कुछ नहीं कर पाओगे, यही स्थिति है। तो एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, किसी ने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की, चेष्टा की, साहस किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अघन्य यानी न मारने योग्य, ये गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। गोधूली, अघन्य, गोत्र, गविष्टि और दोहित्री, दुहित्र गाय को दुहने वाली, दुहित्री, दोहित्र, गोधूली गाय के आने का समय। तो ये जब मैं आपको आर्थिक स्थिति पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं पशुपालन बताऊंगा, तब हम गाय की और घोड़े की बात करेंगे और तब मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए? स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, गाय के लिए। तो आपने चौथा ऑप्शन दिया है इसमें गाय के लिए। ओके, तो गोधूली शब्द गाय के लिए, लेकिन मैं आया नहीं हूं, जब आऊंगा तो पूरी कहानी गाय की सुनाऊंगा कि गाय को क्यों अघन्य यानी न मारने योग्य कहा गया। सर आपका कोई भी टॉपिक पूरा होने के बाद उससे संबंधित एक पेज में 10 या 15 क्वेश्चंस लिखाया करो, जिससे कि हमें पता चल सके कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जनरली क्वेश्चंस पूछता ही रहता हूं आपसे, फिर भी मैं ये जरूर प्रयास करूंगा कि प्राचीन भारत के आपको क्वेश्चन सेट उपलब्ध करवा दिया जाए।
करीब 300 या 400 क्वेश्चंस का। मेरे पास तैयार है। एक्चुअली मैंने बताया था कि मैं 2015-16 में मेरा सिलेक्शन होते ही दृष्टि कोचिंग में जब मेरी ट्रेनिंग में बुलावा नहीं आया था, तो मैंने पिछली नौकरी से अवैतनिक अवकाश ले लिया था और दिल्ली में पढ़ाया था। मुझे पता भी नहीं था, मैं तो यूँ मानता था कि दिल्ली की कोचिंग में तो बहुत बड़ी होती है और आईएएस के लोग तैयारी करते हैं, बिहार से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से ब्रिलियंट लोग आते हैं, तो हिम्मत नहीं थी पढ़ाने की। फिर मैं चला गया था और मुझे 2 टॉपिक दिए गए थे, एक राष्ट्रीय आंदोलन का, 1857 क्रांति का। तो वो इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आए कि मैंने पूरा भारत, प्राचीन भारत पढ़ाया था। तो प्राचीन भारत जब पढ़ाया तो वहां एक मजबूरी थी क्वेश्चन सेट देने की, तो उसमें मैंने सिविल सेवा के लिए, आईएएस के लिए प्राचीन भारत का क्वेश्चन सेट तैयार किया था। वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, तो उसका प्रिंट रूप में मैं आपको निकलवा के दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें मांगते हो तो बहुत खुशी होती है, ये अच्छा, अच्छी बात है। एक बात आई है कि सर निरंतरता नहीं बन पाती, तो निरंतरता नहीं बन पाती ये जरूर किसी लड़की का है, ये लड़के का नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो चेहरे देख करके भाव बता देते हैं। खैर, तो बेटा मैं इतना ही बताऊंगा कि किसी की निरंतरता नहीं बन पा रही है, जिस बावड़ी की पीछे बैठी होगी आगे मुझे नहीं पता, तो जो भी है, तो मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा कि निरंतरता नहीं बन पाती है, इसके पीछे कारण क्या है कि लक्ष्य जो है उसके प्रति समर्पण कम है, समर्पण है ही नहीं। ये होना चाहिए लक्ष्य के प्रति। यदि आप सच में एक सपना देखते हैं और उस सपने में सच में आप अपने आप को, जो आप बनना चाहते हैं, जो बनना है, वो बना हुआ महसूस करते हैं, तो फिर आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। बस महसूस करो, महसूस करने की बात है। आप यदि थानेदार महसूस करना चाहते हैं तो अपने आप को देखो ड्रेस में, महसूस करो कि आप किस थाने में हो, किस प्रकार से चीजों को रोकोगे। सच में आप अपने आप को महसूस करोगे तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम बेमन से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के साथ साथ और भी कई काम हाथ में ले लेते हैं। सबसे बड़ा कंटिन्यूटी तोड़ने वाला दुश्मन हमारा मोबाइल है। कुछ भी कहो, हाँ कहो चाहे ना कहो, जो सत्य है वो सत्य है। और उस मोबाइल में 3-4 हमारे दुश्मन बैठे हैं। एक दुश्मन का नाम यूट्यूब है, दूसरे बड़े दुश्मन का नाम इंस्टा है, तीसरी दुश्मन फेसबुक, और इसके बाद अन्य दुश्मन जो आप बता ही रहे हैं अलग अलग हैं। वो व्हाट्सएप तो खैर अब ज्यादा दुखी नहीं करता, लेकिन इंस्टा ज्यादा मारता है। खैर, आप अपने मोबाइल में इंस्टा वगैरह डाउनलोड ही मत करो, करो ही मत। फेसबुक आईडी मेरे मोबाइल को चेक करो, ना इंस्टा है ना फेसबुक है, नहीं है। मेरे नाम से कोई अंकित सर है जो उत्कर्ष में मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपके नाम से मैं चला लूं। मैंने कहा तू चला ले। मैंने कहा क्यों? बोले आपके प्रशंसा बहुत होती है। तो मैंने कहा तू ले ले प्रशंसा। अब बाद में मुझे पता लगा कि वो मेरे नाम से कई स्टूडेंट जो होते थे उनके सामने मैं बन करके, यानी कि विजेंद्र बन के बात करता था, कई लोगों से वो दोस्ती गांठ लेता था। तो बाद में मैंने उसे कहा कि भाई बंद कर दे, तो उसे बंद करवा दिया। तो आईडी बनी हुई है और बहुत पहले की चली हुई है, मैं नहीं चलाता। मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, हालांकि टीवी की स्क्रीन 3-4 है, लेकिन टीवी चालू नहीं है एक भी। क्यों? क्यों चालू करें? क्योंकि वहां पर सिक्वल दिखाएंगे, सीरियल दिखाएंगे या फिल्में देखेंगे, वो तो ड्रामा है। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं मूर्ख बनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जिसने एप्पल का मोबाइल बनाया है,
एप्पल कंपनी का जो सीईओ है वो कभी मोबाइल ही नहीं रखता, उसके पास कीपैड मोबाइल है। ये सच है, आप खोल करके देखो। वो कहता है यदि मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया तो मैं एप्पल मोबाइल बना नहीं सकता, मैं इसे चला नहीं सकता, क्योंकि समय की कीमत है और ये दूसरे लोगों को बर्बाद करने वाले, समय व्यतीत करने वाली चीजें हैं। तो आप लोग इनमें खुशी ना ढूंढे। चाहे वो इंस्टा हो, 4 लोग आपसे जुड़ जाते हैं, बात करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप लोगों को बड़ी खुशी होती है कि आपके चाहने वाले हैं। नहीं, वो आपसे भी ज्यादा रद्दी लोग हैं, ये सच है। और आप भी उनके बराबर रद्दी बने हुए हो यदि आप ऐसा कर रहे हो। खैर, मैं ज्यादा नहीं उतारूंगा, लेकिन बात समझ में आ गई होगी कि आप लोग यहां से हट जाओ, इंस्टा से हट जाओ, फेसबुक से हट जाओ, कुछ नहीं है। यहां पर दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक आपके चाहने वाले जो सच्चे हैं, वो है रिश्ते, सिर्फ रिश्ते। आपके माँ पिताजी या आपके भाई बहन, आपके परिवारजन, वो हैं आपके, जिनको आप अपना कह सकते हो। बाकी सब जो है स्वार्थी लोग हैं, जिनके चेहरे पर मुखौटा प्यार का लगा है, लेकिन बाकी स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं चाहते आपसे। आप पहचानो, लेट पहचानो, चाहे धीरे पहचानो, चाहे अभी पहचान लो, कुछ नहीं रखा। जो दोस्तियां करते हैं वो कितने दिन चलती है, और चला भी लेते हो 2-3 साल, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्ती क्यों होती है? टाइम पास। तुम्हारे पास समय है क्या? टाइम है, जिसको पास करना नहीं है। इसलिए व्यर्थ की बातें हैं। अपन तो बात करेंगे अपनी राजनीतिक स्थिति की। तो जो राजनीतिक स्थिति है उसमें चूंकि मैं दोनों भाग लूंगा, सबसे पहले ऋग्वेद काल, और शायद मैंने ऋग्वेद काल में कल पढ़ाया भी था आपको कि ऋग्वेद काल की जो राज्य थी, कोई भी था, ऋग्वेद काल में लोग बसे हुए थे क्या एक निश्चित स्थान पर? नहीं। तो ऋग्वेद काल में सारे लोग कैसे थे? खाना बदोश, मतलब आज यहां कल वहां। आपने गवाले देखे हैं? गवाले, रेवड़ चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बस उनकी जगह आप गाय चराने वाले, घोड़े चराने वालों की कल्पना कर लो। आर्यों के पास में गाय और घोड़े हैं, वो चलते रहते हैं। वो मध्य एशिया से भी चल रहे थे, तुर्की गए थे, ईरान आए थे, अफगानिस्तान आए, सिंधु नदी के आसपास आए, सरस्वती के पास आ गए, फिर गंगा यमुना दोआब की ओर चले गए। स्थायी रूप से आर्य नहीं बसे। इसलिए जब आर्यों में कोई भी परिवार स्थायी रूप से बस नहीं पाया, तो इसका मतलब वो खानाबदोश है, यायावरी है। जब वो खानाबदोश है, यायावरी है, घुमक्कड़ है, तो उनका राज्य भी कैसा होगा? कैसा होगा? वही घुमक्कड़ होगा, कबीले। तो राज्य जो है वो कबीलाई व्यवस्था है। एक वंश के, एक गोत्र के, एक जगह से निकले हुए लोग, जिनमें थोड़ी बहुत एकता है, वो एक कबीला है, और उस कबीले को राज्य कहते हैं। कबीले में चलने वाली जनता है, इसलिए कबीले का नाम क्या है? जन। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इसी शब्द का उल्लेख हुआ कितनी बार? 275 बार। इस जन में चूंकि कई कबीले हैं, कितनी कबीलों का उल्लेख मिलता है, कितनी जनों का उल्लेख मिलता है? ये लोकप्रिय नाम इतना है कि ऋग्वेद में ही सबसे ज्यादा बार इस जन का उल्लेख नहीं हुआ। आज तक हमारी भाषा में जब भी संख्या की बात आती है तो हम यही कहते हैं, कितनी जने हैं, कितनी जने, 5 जने, 4 जने, 20 जने। वहां पर कितने जने गए थे रे? तो 10 जने गए थे, 20 जने गए। तो जन शब्द आज भी हमारे यहां, हमारी आम भाषा में उपयोग में लिया जाता है। इसलिए जन जो शब्द है वो उसी समय प्रचलित हुआ। इनमें सबसे खास कितने थे? 5।
पांचों के नाम बताओ तो। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, द्रहयु। मैंने याद कराया था कैसे। अनु यादव, पूरी तरह दारूड़ी हो गई। याद रखना, यह क्वेश्चन आता है। जब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें 5 में भरत था क्या, क्या 24 में भरत था क्या, यस, 24 जनों में भरतवंश था, बट 5 जन में भरतवंश नहीं था। ओके, अब इनकी यदि व्यवस्था देखें तो यहां तक तो मैं कल आपको बता चुका दोस्तों। अब इनकी यदि व्यवस्था देखोगे तो जन का प्रमुख कौन होगा, जन का प्रमुख कौन होगा। तो सबसे ऊपर तो राज्य, जिसको क्या कहेंगे, उसके नीचे ग्राम, 20, सॉरी मैंने 20 गलत लिख दिया, से वो आएगा 20। इसके बाद में ग्राम, ग्राम के नीचे परिवार, परिवार, सॉरी परिवार से पहले कुल, और कुल के नीचे परिवार। अब जन का प्रमुख कौन होगा, जन का प्रमुख जो जन पर राज करता हो उसे कहते हैं राजन। जन शब्द फिर आ गया, राज करने वाला राजन कहलाता है, जिसे बाद में हम राजा के नाम से जानते हैं, राजा। राजा को ऋग्वेद में राजन कहा गया। विष का प्रमुख विषपति, यही नाम मौर्य काल में, गुप्त काल में विषयपति के नाम से जाना गया, विषयपति। ग्राम, इसका प्रमुख कौन, ग्रामणी। ग्रामणी, कई जगह इसका नाम ग्रामीणी भी मिलता है। कुल का प्रमुख कुलुप, और परिवार का प्रमुख गृहपति, गृहपति। यहां पति शब्द पर ही जोर है, चाहे वो विषपति हो या फिर गृहपति। स्पष्ट है कि वैदिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का प्रमुखता नहीं थी, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी। तो आप फटाफट उतार ले राज्य की इकाइयां। राज्य की इकाइयां,
लिख दिया? ओके, तो एक एक करके बात करें कि ये जो राजा है, इस राजा के कुछ कार्य भी, राजा की स्थिति कैसी है। इसमें राजा कोई शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, राजा कमजोर है। ऋग्वेद में यदि राजा की बात करें तो राजा शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। वो जमीन का स्वामी नहीं है, क्योंकि जमीन का कोई महत्व नहीं है। राजा के लिए दो शब्द आए हैं, दो शब्द, एक है जनस्य गोपा और दूसरा है पूरा बेहता। दो शब्द आए, जनस्य गोपा यानी जनता की रक्षा करना। जनस्य गोपा का अर्थ क्या हुआ? जनता की रक्षा करना, जनता, गोप रक्षक। एक पुरा बेता, पुर जयपुर, जोधपुर, पुर मतलब दुर्ग, तो दुर्गों को भेदने वाला, अर्थात उनको जीतना। तो दो शब्द हैं, जनता की रक्षा करना और दुर्गों को भेदना। तो राजा शक्तिशाली नहीं है, राजा कमजोर है। इस समय कोई भी नियमित कर नहीं है, जनता कोई भी नियमित कर नहीं देती थी या नियमित कर नहीं थे कि राजा कहे कि मैं राजा हूं, लाओ टैक्स दो रहा। क्या टैक्स लेगा भाई तू? समझ लो, जमीन नहीं है, आज यहां कल वहां। किसी के पास 150 गाय हैं, 500 घोड़े हैं, किसी के पास 500 गाय हैं और 100 घोड़े। तो राजा कहेगा कि लाओ टैक्स दो, तो अपन 5 गाय पकड़ा देंगे, ले अब चराना और पड़ेगा उसको। तो नियमित कर नहीं है। तो पब्लिक जो है, जनता जो है, वो स्वेच्छा से, जनता स्वेच्छा से राजा को भेंट देती है, अपनी इच्छा से भेंट देती थी। और इस भेंट को क्या कहा जाता था? बलि। ये याद रखना, बलि। ये बलि कोई धन नहीं होता था दोस्तों, ये धन नहीं था, ये बलि खाने पीने की, खाद्यान्न की वस्तुएं थी, कुछ जीवन उपयोगी वस्तुएं थी। इसलिए बलि में अधिकांश खाद्यान्न या जीवन उपयोगी वस्तुएं दे देती थी जनता। जीवन उपयोगी वस्तु ये राजा को जनता दे देती थी, क्योंकि राजा का काम क्या है? जनता की रक्षा करना और दुर्गों को भेदना। दोनों का अर्थ क्या लगा सकते हैं कि राजा का काम एक ही था, युद्ध करना। इसलिए वो एक युद्ध करने वाला सरदार मात्र था, एक युद्ध करने वाला सरदार मात्र, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, मेरा बेटा राजा बनेगा, नहीं, किसी को भी हटा करके पब्लिक किसी को बना सकती थी। आनुवंशिक अधिकार नहीं था उसका। हाँ, ज्यादातर पब्लिक राजा के बेटे को राजा बनाती थी क्योंकि उसको अनुभव होता था, ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं। इसलिए राजा सिर्फ युद्ध करने वाला है, भापड़ा है, भापड़ा, युद्ध करने वाला। जब भी युद्ध होता है राजा कहते बोले चल, तो वो युद्ध करता है, कट जाता है, कई बार घाव हो जाते हैं। अब राजा पड़ा रहता है, कोई नियमित कर ले नहीं सकता। तो जब जनता कहती रहे यार भापड़े के देखो कट गया, हाथ भी लग गई, पैर की भी लग गई है ना, घायल भापड़ा है, दे दो रे इसको कुछ। तो कल मैंने, हमारे घर में बाजरे की रोटी बनी थी 15,
हमने 10-11 खाई, 4 बज गई। तो सुबह उठ करके मैंने 4 रोटी राजा को दिया, मैंने कहा ले पकड़ खा ले। अब इसके घर जो थी राबड़ी बची थी, अब ये भी राबड़ी खा लिया राजा को, ले ले खा ले। इसके घर को पनीर की सब्जी थी, तो इसके घर भी बच गई, ये भी जाके दिए राजा को। इसके घर जो थे, राजा सर्दी में मर रहा था, तो तुम्हारे घर बेटा 4-5 कम्बल पड़े थे, तुम्हारे 4 यूज हो रहे थे, राजा को तुमने सर्दी से कड़कड़ाते देखा, एक कम्बल तू भी दिए, बोले ले। और उनके तुम्हारे घर में 4 पाइयां थी बहुत सारी, एक 4 पाई तो उठाकर राजा को दिया, बोले ले। तो स्वेच्छा से जो जनता भेंट देगी वो क्या है? क्या बलि एक नियमित कर है? क्या बलि एक अनिवार्य कर है? क्या ऋग्वेद में राजा को अनिवार्य कर लेने का हक था? क्या राजा इस समय जमीन का मालिक था? नहीं। तो राजा फिर है क्या? एक युद्ध करने वाला सरदार बना। जब जब युद्ध होता था राजा कहते आ जाना कि, और राजा सबसे आगे आता था। इसलिए उस जमाने में कोई राजा बनना नहीं चाहता था। राजा बनने का मतलब ठुकाई तो पूरी होगी और मिलेगा कुछ नहीं, पिटाई पूरी होगी, कटाई पूरी होगी, मिलेगा कुछ नहीं, मरने वाला काम है। हाँ उसका नाम होता था कि और अपने राजा ने बहुत कोशिश की, बापड़ा मरते मर गया लेकिन हारा नहीं, इसे क्या मिलेगा? इसलिए जनरली लोग जो थे इस राजा बनने से बचा करते थे। तो उतार लो उसको, मुझे लगता है एकदम सटीक तरीके से समझा रहा हूं। पैराग्राफ बनवाऊंगा तो मुझे कम से कम 15 लाइन चाहिए उसमें, एकदम टू द पॉइंट कि राजा कौन है, राजा की स्थिति क्या है। राजा शक्तिशाली नहीं है और जमीन का स्वामी नहीं है, वो सिर्फ 2 काम करेगा, जनस्य गोपा और पुरा बेता। समझ रहे? एकदम सटीक व्याख्या। बहुत ज्यादा मैटर लिखने में विश्वास मत करो, समझने की कोशिश करो। और ये इस प्रकार के नोट्स इन्हें तुम ही पढ़ पाओगे। तुम्हारी फोटोकॉपी किसी ने करा भी ली तो वो सोचेगा वो क्या रहा है इधर, पता ही नहीं। और क्या।
लिख दिया, लिख दिया। ओके, अब राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ जनता की संस्थाएं होती थी, आजकल की तरह की संसद। तो ये जो संस्थाएं होती थी, इनके कुछ नाम है, लोकप्रिय नाम है। सभा, समिति, विद्वत और गण। ये चार संस्थाएं ऋग्वेद में मिलेंगी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में चार की जगह दो ही रहेंगी, सभा और समिति। ठीक है, तो राजा पर नियंत्रण के लिए जनता की संस्थाएं, अर्थात मैं यदि यूं लिखूं कि राजा निरंकुश नहीं होता था। क्यों नहीं होता था बताओ, बताओ। राजा निरंकुश नहीं होता था क्योंकि जन संस्थाएं नियंत्रण करते थे। जन संस्थाएं राजा पर नियंत्रण करते थे। अब कौन कौन सी जन संस्थाएं, एक बार आप सुन लें। तो मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले नाम मिलता है अपनी को सभा, दूसरा है समिति। सभा, समिति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से, सभा और समिति के बारे में। तीसरा है विद्वत, और चौथा है गण। चौथी संस्था का नाम था गण। दोस्तों, सभा जो है, ये जो सभा है, ये विशेष या वरिष्ठ, वरिष्ठों की संस्था थी, की संस्था। ये ग्राम न्याय किया करती थी, गांव का न्याय, ग्राम न्याय करती थी। इसके जो सभा के सदस्य हैं, इस सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभेय। उसी से बना है शब्द सभ्य, जो आज हम सभ्य शब्द बोलते हैं, इलीट शब्द बोलते हैं, डिसेंट शब्द बोलते हैं, वो शब्द यहां से निकला है, सभ्य। जो सभा के सदस्य होने के लायक हो, जिसको गुस्सा नहीं आता हो, जो भावुक नहीं हो, जो कम बोलता हो, जो ईमानदार हो, जो दूसरों की चुगली चापलूसी नहीं करता हो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति को हम जो आज सभ्य बोलते हैं कि सभ्य लोग हैं। तो ये सभ्य शब्द जो है वो सभा से निकला है। सभा के सदस्य को सभ्य या सभ्य कहा जाता है। ये लोग विशेष व्यवहार वाले लोग होते थे, वरिष्ठ लोग ही होते थे। बचपने की जरूरत यहां नहीं होती थी। तो वरिष्ठ लोगों की संस्था थी। जब भी न्याय का कोई काम होता था तब ये कर लिया करती थी। इसके सदस्यों को सभ्य या सभ्य कहा गया। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है ये पूछा गया। अरे वाह, वेरी गुड। किसने बताया इधर से? 8 बार शब्द किसका था? होशियार है, वेरी गुड, थैंक यू। तो एकदम सही उत्तर है इसका। इसका 8 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
अब दोस्तों, जो दूसरी संस्था है जिसका नाम है समिति, तो इस समिति के बारे में यदि बात करें तो ये केंद्रीय संस्था थी। जैसे जब कभी राजा को हटाना होता था तब ये बुलाई जाती थी, या सर्वसाधारण की संस्था थी, सर्वसाधारण की संस्था, कि जब कभी मान लो राजा को हटाना, नया राजा बनाना है, तो ये इसका आयोजन होता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, जैसे राजा को हटाना। लेकिन याद रखें, स्त्रियों की इसमें भागीदारी नहीं होती थी, स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती थी, तो स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती थी। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, बताओ बताओ? 9 बार। जबकि इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। इसका मतलब स्त्रियां सभ्य होती थी। सभ्य का मतलब सभा की सदस्य। तो स्त्रियां सभ्य तो होती थी, बट स्त्रियां समिति की सदस्य नहीं होती थी। इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया। ईशान, ईशान। मुख्य मुद्दा इसका है, ये ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, बट ऋग्वेद के बाद ये खत्म हो गई। इसका नाम ऋग्वेद में बार बार आया। कितनी बार? 122 बार। इतनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए केपी जायसवाल जो विद्वान है, केपी जायसवाल, इन्होंने बताया कि यह आर्यों की मौलिक संस्था थी। मूल यही थी, मौलिक संस्था थी, जो बाद में टूट गई। और किस में टूट गई? एक हिस्सा सभा बन गया, एक हिस्सा समिति बन गया, और एक हिस्सा सेना आदि में बट गई। और जो RS शर्मा है, राम शरण शर्मा, ने इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था बताया। आर्यों की प्राचीनतम संस्था इसे बताया। और जो युद्ध, आर्थिक बंटवारा आदि का काम करते थे, आर्थिक, जैसे युद्ध में किसी को लूट लिया का कार्य करते थे। और जो एक बार विद्वत तय कर देती ना, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता था। आज भी हमारे जनमानस में इसे, विद्वत को विधाता के नाम से जाना जाता है, कि भाई क्या होगा, जो विधाता ने तय कर दिया वो होगा। ये विद्वत से शब्द बना विधाता। विधाता, वास्तव में विधाता, जिसको हम आजकल गलत अर्थ में ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं, विधाता या बेमाता, ये विद्वत का स्वरूप है। गुप्त काल में जो वैदिक ग्रंथों को लिखा गया, तो उसे विद्वत की जगह विधत कर दिया गया, जहां से बना विधाता। अरे विधाता का नाम नहीं सुना क्या? सुना है ना? हाँ, जैसे मान लो आपका जन्म हुआ था, तब विधाता ने आपका लेख लिखा था। बेमाता, तो ये बेमाता बोले तो विधाता, और विधाता बोले तो विद्वत। तो ये मौलिक संस्था थी। ये इतनी मौलिक थी कि हर काम विद्वत के द्वारा किया गया है, और विद्वत का निर्णय अकाट्य है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। लास्ट में
जो संस्था थी वो कौन सी? गण है। इसका उल्लेख कितनी बार? 46 बार। ये प्राचीनतम संस्था या प्राचीन संस्था थी जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। इसका स्वरूप अज्ञात है, अज्ञात है। हाँ, इतना पता लगता है कि गण का जो अध्यक्ष होता था उसे गणपति कहते थे, और वो एक क्षेत्र विशेष या कुछ लोगों का निर्णय कर दिया करता था। गणपति, जैसे हम गणेश जी को भी कहते हैं, गणेश का नाम ही गण से बना है, गणेश जी, गणपति, गणपति। तो ये जो है ये, लेकिन इसके बारे में ऋग्वेद में कुछ भी प्रमाण नहीं है, कुछ भी स्वरूप तय नहीं है, अनिर्धारित है। तो दोबारा से सुन लो, राजा जो था वो निरंकुश नहीं होता था। ध्यान दें, राजा पर ध्यान दें, ये राजा निरंकुश नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जनता राजा पर नियंत्रण करने के लिए 4 संस्थाएं होती थी। पहली कौन सी? सभा। सभा में हर कोई सदस्य नहीं होता था। जो वरिष्ठ लोग होते थे, जो बहुत ही योग्य लोग होते थे, वही सभा के सदस्य बनते थे। इसलिए विशेष लोग या वरिष्ठ लोगों की संस्था थी, ग्राम न्याय का कार्य करती थी। सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? स्त्रियां भाग लेती थी क्या? हाँ जी, स्त्रियां भाग लेती थी। समिति, जिसका उल्लेख 9 बार किया गया है, ये केंद्रीय संस्था या सर्वसाधारण की संस्था थी। राजा को हटाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करती थी, स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। अध्यक्ष को क्या कहा गया? जबकि विद्वत सबसे प्राचीन संस्था जिसका उल्लेख 122 बार किया गया, 122 बार किया गया। केपी जायसवाल जो महोदय हैं वो कहते हैं कि ये आर्यों की मौलिक संस्था थी जो बाद में 3 भागों में टूट गई, सभा, समिति और सेना के रूप में। राम शरण शर्मा कहते हैं कि आर्यों की प्राचीन संस्था इसको कहा जो युद्ध करती थी, आर्थिक बंटवारे का कार्य करती थी। इसका उल्लेख कितनी बार? और लास्ट की संस्था कौन सी, कितनी बार उल्लेख है? स्वरूप निर्धारित है क्या? नहीं। भारत में आते आते आर्य खुद इसको भूल गए थे, ये महत्वहीन हो चुकी थी। ठीक है, उतारो दोस्तों। इसमें सभा समिति में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और मैडम क्या हालचाल? ठीक है ना? हाँ, सही रहो। तो उम्मीद कर लूं कि लिख दिया। दोबारा से एक बार मैं प्रशासन पढ़ा करके रिवाइज करवाऊंगा, आप लोग याद भी कर लो, पूछूंगा भी। हाँ, गण का अध्यक्ष गणपति। तो हे प्यारे मित्रों, ऋग्वेद काल का राजा निरंकुश नहीं होता था क्योंकि जनता की 4 संस्थाएं उस पर नियंत्रण करती थी, जिनमें पहली कौन सी? सभा। सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभ्य या सभ्य। स्त्रियां भाग लेती थी क्या? नहीं लेती थी, क्योंकि ये वरिष्ठों की या विशेष लोगों की संस्था थी।
हाँ सॉरी, इसमें भाग लेती थी। और स्त्रियां भी चूंकि सभ्य होती थी, क्योंकि ये विशेष और वरिष्ठों की संस्था थी, तो महिलाएं भी जो सीनियर महिलाएं होती थी उनको इसमें भाग लेने का अवसर मिलता था। ग्राम न्याय का काम ये करते थे। स्त्रियां किस में भाग नहीं लेती थी? बस यही याद रखना है आपको कि समिति में स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय राजा को हटाने का करते थे, और राजा हमेशा पुरुष ही होता था, तो उसको हटाने का काम भी पुरुष ही करते थे। ठीक है, ये केंद्रीय संस्था थी दोस्तों, केंद्रीय संस्था। और केंद्रीय संस्था सर्वसाधारण की संस्था थी, राजा को हटाने का काम करती थी, स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। अध्यक्ष कौन कहलाता था? सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? केपी जायसवाल ने इसको आर्यों की मूल संस्था, मौलिक संस्था बताया, जो बाद में 3 टुकड़ों में बट गई। कौन कौन सी? और रामशरण शर्मा कहते हैं कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था जो युद्ध करने का निर्णय करती थी और युद्ध में लूट का माल को बांटती थी, स्त्रियां इसमें भाग। तो तुम होशियार है, तुम में से कोई? शाबाश, तू बता बेटा, मन तो तू ही होशियार लग रही है आज के दिन तो, कि क्या गण में स्त्रियां भाग लेती थी या नहीं? नहीं लेती थी या नहीं लेती थी या लेती थी? कुछ पता ही नहीं है। स्वरूप अज्ञात है दोस्तों, स्वरूप। तो आप लोग भी ना तो भाग लिवाना और ना मत लिवाना, कुछ निर्णय मत कर लेना। भाग लेती थी या नहीं लेती थी किसी के बाप को ही पता नहीं था, हमें पता कैसे होगा? अब कुछ गाइडों ने फालतू में लिख दिया, कोई करी लेती थी, कोई करी अगली नहीं। जब साफ है ऋग्वेद में इसका स्वरूप निर्धारित नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन में यदि आएगा कि स्वरूप निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है कि स्त्रियां भाग लेती थी या नहीं, वही ऑप्शन ठीक होगा यदि इस पर आता है तो इसके बारे में बात नहीं करनी, पता ही नहीं है। इसमें लेती थी, उसमें लेती थी, किस में नहीं लेती थी? बस समिति में भाग नहीं लेती थी, बाकी का 2 में लेती थी, इसका पता नहीं है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं मंत्री परिषद की, तो क्या ऋग्वेद काल में मंत्री परिषद होती थी क्या? हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो एक ऋग्वेद में शब्द मिलता है परिसा, और एक जगह नाम मिलता है मंत्रणा नामक। मंत्री परिषद सलाह के लिए होती थी, सलाह देने हेतु होती थी। तो ये बात थी, होती थी, बट कौन कौन होता था इसमें? नंबर 1 महत्वपूर्ण है पुरोहित। पुरोहित, इसी को पुरोधा कहा गया। पुरोधा क्या काम करेगा ये? अरे बहुत खास होता था ये पुरोहित। तो राजा को हर मामले में क्या देना? सलाह देना। यहां तक कि जब युद्ध होता था तो युद्ध में साथ जाता था, और राजा ही जीते इसके लिए प्रार्थना या यज्ञ करता था। दूसरा व्यक्ति जो खास था वो था सेनानी। सेनानी यानी सेना का प्रमुख। हालांकि कोई नियमित सेना नहीं थी, इसलिए नियमित सेना नहीं थी, इसलिए 2 कार्य थे। एक तो युद्ध में जो सेना बनती थी उसका नेतृत्व करना सबसे आगे। बोले चलो रहा, चलो मारो रहा, काटो रहा, तो सबसे आगे होता था। और शांति काल में जब युद्ध नहीं होता था तब ये नागरिक कार्य करता था कि जनता को कोई कष्ट तो नहीं है, आदि आदि। तीसरा जो व्यक्ति होता था, तीसरा वो था ग्रामणी। तीसरा कौन था? ग्रामणी। और ये जो ग्रामणी होता था दोस्तों, ये दोनों सेम कार्य करता था। कौन कौन से? युद्ध में
नेतृत्व करना, प्रत्येक गांव से युद्ध करना, और शांति काल में नागरिक कार्य करना। तो युद्ध करना और नागरिक कार्य करना। चौथा जो व्यक्ति होता था उसका नाम था व्राजपति। व्राज यानी जंगल वाला, व्राजपति। तो दोस्तों ये वास्तव में चारागाह या चरवाहों का प्रमुख होता था, गवालों का प्रमुख होता था। और ये भी युद्ध में नेतृत्व करता, युद्ध करना और शांति के समय नागरिक कार्य, तो वही फिक्स है, नागरिक कार्य करना। एक और नाम आता है पांचवा, स्पस। स्पस का मतलब दोस्तों गुप्तचर। यहां गुप्तचर को स्पस कहा गया है। दोबारा सुने, दोबारा सुने, दोबारा सुने, लिखना बाद में, सुनना पहले। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मिलता है क्या? नहीं। उसकी जगह किन किन शब्दों का उल्लेख मिलता है? परिषया, इन दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के रूप में हुआ है। लेकिन ये निर्णय करने वाली संस्था थी या सलाह देने वाले? ओके। इसमें पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? पुरोहित का दूसरा शब्द पुरोधा। ये सबसे खास था, राजा को हर बात में सलाह देता था। पुरोहित जी बताओ आप क्या करना है, तो सबसे ज्यादा सलाह देने का काम करता था। राजा के साथ युद्ध में भी जाता था, लड़ता भी था, और प्रार्थना करता था कि राजा ही जीते। राजा को जीतने के लिए यज्ञ भी करता था। सेनानी युद्ध में सेना का नेतृत्व करता, जब शांति रहती तो नागरिक कार्य करता। ऐसा ही कौन था? गांव का प्रमुख ग्रामीण। जब युद्ध होता तो नियमित सेना तो थी नहीं दोस्तों, कोई नियमित सेना नहीं थी जिसको पेमेंट दिया जाता हो, नहीं। जब युद्ध होता था तो पूरा का पूरा कबीला लड़ता था, गांव के गांव लड़ते थे। जब ग्राम मिलकर के लड़ते थे उसे संग्राम कहते थे। जब ग्राम मिल के लड़ते थे, ग्राम, गांव, संग्राम, ग्राम से बना संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम का मतलब है ग्रामीणी के द्वारा जब युद्ध होता था तब ये ग्रामीणी गांव वालों को कहता था। ग्रामीणी का मतलब किसका प्रमुख है? अरे पता नहीं है क्या? गांव का बताया तो था मैंने। ग्राम का प्रमुख कौन है? तो जब शांति रहती तब तो गांव में किसका क्या काम है, किसी को कोई समस्या तो आ जाओ रे, नागरिक कार्य करता। और जब युद्ध होता तब गांव के लोगों को कहता, बोले चलो रो चलो रो चलो, और उन सबको लेकर के चलता, अपने गांव के लोगों को लड़ने में नेतृत्व करता। तो समझ रहे हो ना? तो युद्ध करने का कार्य भी करता था और नागरिक कार्य भी करता था। इसी तरह की हालत किसकी? व्राजपति की। व्राजपति यानी चरवाहों का प्रमुख। और जब शांति रहेगी तो चरवाहों की कोई भी समस्या है, भाई यहाँ चरा लो वहां चरा लो, ये है वो है। और जब युद्ध होगा तब चरवाहों को कहेगा छोड़ो भेड़ बकरियों को, तो चलो रे चलो युद्ध कराऊंगा चलो। तो युद्ध में युद्ध का कार्य, शांति में नागरिक कार्य। और उसमें गुप्तचर भी होते थे जिन्हें क्या कहते थे? स्पस। ठीक है, उतारो फटाफट, हो गया प्रशासन में टंटा ही खत्म हो गया अपना तो।
यहां पर दोस्तों लगे हाथ, आप लोग एक छठा और है शब्द, उसको भी देख लें, उसको भी लिख दें। छठा शब्द और है, वो है रत्निन। रत्निन या वीर। ये रथकार, करमार या दूत, जैसे पदों के लिए प्रयुक्त हुआ है। रत्निन या वीर, तो किसको रत्निन या वीर कहेंगे? रथकार है, करमार है, दूत है। तो लिख दिया क्या? पहले मैं 2-3 लाइन लिखाऊंगा, फिर ब्रेक कर दूंगा। हाँ हाँ, आराम से, ब्रेक की जरूरत नहीं है ना? अच्छा है, नहीं है ना? ओके, पहले 3 लाइनें लिखो। ओके। एक तो ध्यान से सुन लो, जिन्होंने लिख दिया कि नियमित सेना थी क्या? नहीं। सबसे ज्यादा जो अपराध होते थे वो होते थे चोरी के या लूट के। तो चोरी और लूट के अपराध सबसे ज्यादा होते थे। भारत में अनार्य थे, अनार्य काले लोग, ये इन आर्यों की गाय चुरा लिया करते थे। और जो गाय चुराते थे उन्हें पणी कहते थे, पणी। तो पणी कौन थे? गाय चोर। ऋग्वेद में बार बार पणी शब्द का उल्लेख आया है। जो आर्यों की गाय चोर ले जाते थे रातों को, उसे पणी कहा गया है। उस जमाने में मृत्युदंड नहीं था। कोई भी अपराध होता था, उसके लिए 2-4 गाय दे के छुटकारा मिल जाता था। इसलिए आर्थिक दंड लगाए जाते थे और छोड़ दिया जाता था, मृत्युदंड नहीं था। ठीक है, तो लिखवा दूं? लिखें। करमार, जो लोहे का, तांबे का, लोहा तो इसमें था नहीं, तो तांबे का निष्कर्षण करते थे, लोहार, उस टाइप का है करमार। तो दोस्तों, रथ का रथ बनाने वाला करमार जो है, धातु का काम करने वाला दूत जो है, इधर उधर संदेश देने वाला, इन्हें रत्नीन कहा गया। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आप। आज नोट डाल दो बोले, या तो या फिर सीधा ही लिख दो ना, काय का नोट, सीधा ही लिखो। ऋग्वेद काल में नियमित सेना नहीं थी। ऋग्वेद काल में नियमित सेना नहीं थी। अगला, चोरी और
लूट, सर्वाधिक होने वाले अपराध थे। अगला लिखिए, पणी अनार्य लोग थे। पणी बराबर अनार्य लोग थे जो गाय चुराते थे। जो गाय चुराते थे। अगला लिख दें, इसमें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। आर्थिक आर्थिक दंड लगाकर छोड़ दिया जाता था। आर्थिक दंड लगाकर छोड़ दिया जाता था। ओके,